मैंने एक वीडियो बनाया था जो था बेसिक स्ट्रक्चर का। बेसिक स्ट्रक्चर वो पार्ट 1 था। उसमें एक क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया था जो प्रीवियस ईयर में आया था, और उसके अलावा और 3 क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो उन तीनों को डिस्कस करेंगे। और उसके अलावा जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं जो करना है तो उसको देखेंगे। तो जो पॉलिटी का जो पेपर 2 है, तो उसके स्टार्टिंग में जो सिलेबस में लिखा हुआ है वो है हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स एंड इवोल्यूशन, फीचर्स, अमेंडमेंट, सिग्निफिकेंट प्रोविजंस, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसमें हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स एंड इवोल्यूशन जो लक्ष्मीकांत का आप देखेंगे पहला चैप्टर है, जिसमें पुराने चार्टर एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, स्पेशली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो दिया हुआ है, तो वो वाला चैप्टर को अच्छे से करेंगे और उसी से सवाल आएगा। और जो जो सवाल आए तो उसको भी डिस्कस करेंगे और क्या क्या करना है तो उसको भी डिस्कस कर लेंगे। और उसके नोट्स में आपको यहाँ पे डाल दूंगा। ये सारे जो नोट्स है आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। उसके अलावा दूसरा जो इंपॉर्टेंट इसमें अमेंडमेंट्स और तीसरा है बेसिक स्ट्रक्चर। तो नेक्स्ट, ये तो बेसिक स्ट्रक्चर पार्ट 1 हो गया, डाल चुका हूँ ऑलरेडी, ये पार्ट 2 हो गया। और उसके अलावा जो नेक्स्ट टारगेट पॉलिटी में लेंगे वो अमेंडमेंट्स का लेंगे। तो अमेंडमेंट्स में हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो है एक 42nd अमेंडमेंट जो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन है, आ सकता है सवाल। और फिर 73rd 74th, तो चलो उसको लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में सेपरेट टॉपिक में डिस्कस कर लेंगे जो सिलेबस में ऑलरेडी है। और उसके अलावा 52nd अमेंडमेंट जो 10th शेड्यूल वाला एंटी डिफेक्शन एक्ट, उसको डिस्कस कर लेंगे और उसके सवाल डिस्कस कर लेंगे। और साथ में जो करंट अफेयर्स में, मतलब जो 101 से लेके 105 अमेंडमेंट जितने हुए हैं रिसेंट वाले, तो उस पे सवाल 101 जीएसटी पे सवाल आ चुका। 102 पे जो एनसीबीसी था, जो उसका कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला, उस पे इस बार सवाल आ गया। 103rd पे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी पे अमेंडमेंट पे और इवन सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट पे इस बार मेंस में, अगले बार मेंस में सवाल आने का एक अच्छा खासा चांस है। और 104th 105th है क्या क्या, ये आपको पता होनी चाहिए। तो उसको नेक्स्ट जब भी पॉलिटी का जब नेक्स्ट टॉपिक उठाऊंगा तो इसी को उठाऊंगा, उसको डिस्कस कर लेंगे। तो केशवानंद भारती इसलिए न्यूज में भी था क्योंकि केशवानंद भारती की डेथ हुई थी। तो अब इस केस से रिलेटेड क्या था कि ये केस का जजमेंट देने से पहले जो सुप्रीम कोर्ट मद्देनजर रखा था वो था गोलकनाथ जजमेंट, 24, 25, 26 और 29 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। और इस केस में हुआ क्या था कि केशवानंद भारती एक मठ चलाते थे केरला में, कासरगोड डिस्ट्रिक्ट में। और 1963 के केरला लैंड रिफॉर्म एक्ट्स 1963 के तहत उनके लैंड को कंपल्सरीली एक्वायर लिया गया था। और गोलकनाथ जजमेंट में कहा गया था कि द पार्लियामेंट कैन नॉट अमेंड एनी फंडामेंटल राइट। और ये सब जो लैंड रिफॉर्म्स एक्ट थे, एक तरह से समझ लो आर्टिकल 31 के अमेंडमेंट के बाद ही लाए गए थे। तो एक तरह से जो इनके लैंड को हथियाया गया वो गोलकनाथ जजमेंट के अगेंस्ट जाती है ये सारी चीजें। तो इसलिए ये सुप्रीम कोर्ट गए थे और फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती जजमेंट दिया। तो उस जजमेंट के जो आउटकम थे कि इट अपहेल्ड द वैलिडिटी ऑफ 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जस्ट रिवर्स किया था गोलकनाथ जजमेंट को। और यहीं से बेसिक स्ट्रक्चर का डॉक्ट्रिन आता है, गोलकनाथ जजमेंट वाज करेक्टेड और प्रियम्बल इज ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड हेंस अमेंडेबल, इसी पर्टिकुलर जजमेंट में कहा गया था। और ये बताने से पहले एक आपको सीक्वेंस सारा पता होना चाहिए। अब यहाँ पे मैं सीक्वेंस डिस्कस नहीं करूंगा, ये आप ऑलरेडी पॉलिटी में पढ़ चुके हैं। सबसे पहले फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आता है, दैट कर्टेल्ड द राइट टू प्रॉपर्टी। उसके बाद शंकरी प्रसाद जजमेंट आता है 1951 में, जो कहता है कि Parliament can amend any feature of the Constitution and also the fundamental rights. उसके बाद 17th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आता है जो सर्टेन एक्ट्स को 9th शेड्यूल में डाल देता है। उसके बाद सज्जन कुमार का जजमेंट आता है 1965 में, जो कि शंकरी प्रसाद का जजमेंट को रिपीट करता है। उसके बाद एक बड़ी बेंच बनाई जाती है गोलकनाथ, और उस जजमेंट का कहना होता है कि द पार्लियामेंट कैन नॉट अमेंड द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड within the purview of Article 13, constitutional amendment acts are also laws within the definition of law in Article 13. तो ये गोलकनाथ का जजमेंट था। और उसके बाद 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आता है जो ये कहता है कि फंडामेंटल राइट को अमेंड किया जा सकता है, और जब आर्टिकल 368 का यूज होगा तो आर्टिकल 13 उस पर अप्लाई नहीं करेगा, ऐसा 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट बोलता है। उसके बाद फाइनली केशवानंद जजमेंट आता है 1973 में, उसमें बोलता है कि हाँ, जो पार्लियामेंट ने 24th अमेंडमेंट किया था वो सही था। गोलकनाथ जजमेंट को करेक्ट करता है और बोलता है कि नहीं, हमारे फंडामेंटल राइट्स को अमेंड किया जा सकता है, बशर्ते द बेसिक स्ट्रक्चर शुड नॉट बी वायलेटेड। और इसी जजमेंट में प्रियम्बल इज ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया था। उसके बाद फर्दर 39th अमेंडमेंट आता है जिसमें उस समय इंदिरा गांधी का इलेक्शन रद्द कर दिया गया था इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा। उसके बाद इंदिरा गांधी ऐसा कुछ करना चाहती है कि उनका जो इलेक्शन है उसको चैलेंज ही नहीं किया जा सके सुप्रीम कोर्ट में, तो सर्टेन अमेंडमेंट करती है कॉन्स्टिट्यूशन में 39 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू, जो आर्टिकल 329A लाती है, जो कहती है कि
it invalidated the election dispute of PM and Speaker to be challenged in Supreme Court. उसके बाद इसी को पलट देता है 39 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को कि सुप्रीम कोर्ट बोलता है इंदिरा गांधी केस 1975 में कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट देख सकता है बिकॉज जुडिशियल रिव्यू इज अ परमानेंट फीचर ऑफ, इज अ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ या बेसिक फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। उसका 42nd अमेंडमेंट आता है जो ये कहता है कि कोई भी फंडामेंटल राइट को अमेंड किया जा सकता है, और जब भी कोई फंडामेंटल राइट को अमेंड किया जाएगा किसी भी डीपीएसपी को इंप्लीमेंट करने के लिए, तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट का जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता। ऐसा कहता है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जिसको फर्दर स्ट्राइक डाउन करता है उस पर्टिकुलर फीचर को कि माइनरवा मिल्स केस में कि नहीं, जुडिशियल रिव्यू इज अ बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और ये पार्लियामेंट नहीं खींच सकता है ये पावर सुप्रीम कोर्ट से। उसके बाद फर्दर वामन राव केस बोलता है कि हाँ, जो केशवानंद भारती जजमेंट लगेगा वो आफ्टर 24 अप्रैल 1973 लगेगा। और एसआर बोम्मई केस था, वो बोलता है कि हाँ, सेकुलरिज्म और फेडरलिज्म इज अ परमानेंट, इज अ बेसिक फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बोम्मई केस बोलता है। आईआर कोयलो केस आया था 2007 में। अब वमन राव केस और आईआर कोयलो केस में डिफरेंस क्या है कि वमन राव केस ये बोलता है कि जो अमेंडमेंट जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन के हुए, जो अमेंडमेंट 1973 के बाद होंगे उन्हीं पे ये बेसिक फीचर वाला फंडा लगेगा। और आईआर कोयलो केस बोलता है कि 9th शेड्यूल में जो लॉज रखे गए हैं वही लॉज चैलेंज होंगे जो 1973 के बाद रखे गए होंगे, और स्पेशली वो अगर बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट करते हो। तो वमन राव केस है कि अप्लीकेबिलिटी ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑन द अमेंडमेंट्स, और अप्लीकेबिलिटी कब होगी, जब वो अमेंडमेंट्स 1973 के बाद हुए हैं, 24 अप्रैल 1973 के बाद हुए हैं। और आईआर कोयलो केस है कि अप्लीकेबिलिटी ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑन द लॉज व्हिच हैव बीन केप्ट इन द 9th शेड्यूल। तो हल्का सा डिफरेंस है वमन राव और आईआर कोयलो केस में। ठीक है, तो उसके बाद ये तो मैंने शॉर्ट में बता दिया। अगर आप डिटेल में अगर आप जानना चाहते हैं तो इस पर्टिकुलर टॉपिक को डिटेल में मैं ले लूंगा, क्योंकि कितना भी आप पढ़ ले उसको एग्जाम में लिखने के लिए एक बेसिक पता होना चाहिए कि हाँ, सीक्वेंस आपको याद होना चाहिए, एकदम फिंगर टिप्स पे होना चाहिए, तभी आप एक आंसर लिख पाएंगे। 2019 में एक सवाल आया था जो अगर आपको फिंगर टिप्स पे नहीं याद है तो आप नहीं लिख पाते। उसके अलावा केशवानंद भारती के 13 जज बेंच थी और 7:6 के में ये अपना जजमेंट सुनाई थी। और ये हो गया। अब डायरेक्टली सवाल पे आ जाते हैं। ये डायरेक्टली जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल एक्टिविज्म और बेसिक स्ट्रक्चर, ये चैप्टर से अगर आप लक्ष्मीकांत का पढ़ लेंगे तो ये वीडियो आपको और अच्छे से समझ में आएगी। और मैंने आपको बताया था कि बेसिक स्ट्रक्चर में क्या क्या आपको मेनली देखना है, तो 3 टॉपिक्स देखना है। क्या क्या बेसिक फीचर्स है वो तो मैंने आपको लक्ष्मीकांत में मिल जाएगा। दूसरा क्रिटिसिज्म या क्रिटिकल एस्पेक्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर जो मैंने लास्ट वीडियो में कवर किया। तीसरा द हिस्टोरिकल इवोल्यूशन ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर जो मैंने केस वाइज आपको मैंने बताया है। उसके बाद आप सारे सवाल देख लेते हैं। तो ये 2019 का सवाल है। उसके बाद एक सवाल बेसिक स्ट्रक्चर और जुडिशियल रिव्यू को जोड़ता हुआ और एक सवाल बेसिक स्ट्रक्चर और जुडिशियल एक्टिविज्म को जोड़ता हुआ है। तो वो दोनों को भी देख लेंगे। तो टोटल 3 क्वेश्चंस को यहाँ पे देख लेते हैं। ये सवाल है कि पार्लियामेंट पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन इज अ लिमिटेड पावर एंड इट कैनॉट बी इनलार्ज्ड इनटू अ एब्सोल्यूट पावर। इन लाइट ऑफ दिस स्टेटमेंट एक्सप्लेन वेदर पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 368 कैन डिस्ट्रॉय द बेसिक स्ट्रक्चर बाय एक्सपेंडिंग इट्स अमेंडिंग पावर। तो इसका आपको स्ट्रक्चर कैसे करना है। सबसे पहले आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताना है कि अच्छा वो ऑर्गेनिक डॉक्यूमेंट है, उसको अमेंडमेंट किया जा सकता है और अमेंडमेंट की जरूरत भी है टू मेक इट अडेप्टेड टू द नीड्स एंड टाइम, और इट इज अ जुडिशियस ब्लेंड ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी एंड रिजिडिटी। तो ये इंट्रोडक्शन का आपका पार्ट हो गया। फिर आपको आर्टिकल 368 के बारे में बताना है और बताना है कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह से 3 तरीके से अमेंड किया जा सकता है, सिंपल मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी और स्पेशल मेजोरिटी विद रैटिफिकेशन बाय हाफ ऑफ द स्टेट्स। उसके बाद आपको सीधे समझ में आ गया होगा ये बेसिक स्ट्रक्चर, डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में। तो आपको केशवानंद भारती जजमेंट के बारे में लिखना है और कुछ इंपॉर्टेंट जो बेसिक फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है उसको लिस्ट डाउन कर देना है 1 2 3 4 5 या फिर पैराग्राफ फॉर्म में आप इसको लिखिए। तो पहला पैराग्राफ आपका इंट्रोडक्शन है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कि वो एक ऑर्गेनिक डॉक्यूमेंट है। दूसरा आर्टिकल 368 के बारे में। तीसरा आपका केशवानंद भारती केस में है जो बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में आपका है।
अब उसके बाद है पार्लियामेंट पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन इज a limited power and it cannot be enlarged into absolute power. In light of this statement, whether parliament under article 368 can expand its amending power to destroy the basic structure, वो नहीं कर सकती ऐसा माइनरवा मिल्स केस में बोला गया है। माइनरवा मिल्स केस में क्या बोला गया है कि लिमिटेड पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन इज आल्सो ए बेसिक फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो अब माइनरवा मिल्स केस के बारे में आपको डायरेक्टली वो भी लिखना होगा। तो अब ये सवाल है आपका 15 मार्क्स का, 3 पन्ने है, तो आपको पूरा इवोल्यूशन लिखना पड़ेगा, राइट फ्रॉम द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट टू शंकरी प्रसाद केस, टू 17 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, टू सज्जन प्रसाद केस, टू गोलकनाथ जजमेंट, टू 24 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, टू केशवानंद भारती जजमेंट, टू अब इसमें बीच ऑफ 39 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट और इंदिरा गांधी केस भी डाल सकते हैं। फिर उसके बाद 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, उसके बाद माइनरवा मिल्स केस, उसके बाद फर्दर आप इसको सब्सटेंशिएट भी कर सकते हैं कि इसको फर्दर आईआर कोयलो केस या बबन राव केस या फिर एसआर बोम्मई केस में भी इसको कहा गया। और उसके बाद आप कंक्लूड कर देंगे, सो पार्लियामेंट कैन नॉट एक्सपेंड इट्स अमेंडिंग पावर बाय डिस्ट्रॉइंग द डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। और उसके बाद एक प्यारे से कंक्लूजन डाल सकते हैं कि सिंथेसिस ऑफ जुडिशियल सुप्रीमेसी एंड पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी इज characteristic feature of Indian constitution. The doctrine of basic structure is a classic example of this and it upholds the supremacy of the constitution. तो आपका ये स्ट्रक्चर जो हुआ, पहले आपका इंट्रोडक्शन, फिर उसके बाद आर्टिकल 368 के बारे में। अब यहीं से आपको सब कुछ मिल जाएगा, कीवर्ड आर्टिकल 368 यहीं पे आपका लिखा हुआ है। फिर उसके बाद इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक ऑर्गेनिक डॉक्यूमेंट है, बस ये आपको डालना ही पड़ेगा। फिर बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में आपको समझ में आ जाएगा कि पूछ रहा है तो केशवानंद भारती केस के बारे में। फिर पूरा इवोल्यूशन के बारे में आपको लिखना होगा। उसके बाद फिर आप कंक्लूड कर दोगे कि हाँ, पार्लियामेंट अब बेसिक स्ट्रक्चर की डॉक्ट्रिन को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता है, और एक फिर एंड में कंक्लूड कर दिए। तो मेन यहाँ पे जो है आपको स्ट्रक्चर आपको समझ में आना चाहिए। अगर स्ट्रक्चर आप नहीं क्लियर किए कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में लिखना है, फिर 368, फिर केशवानंद भारती केस और बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में, फिर इवोल्यूशन के बारे में, और फिर उसके बाद कंक्लूड करना है, तो ये आपको स्ट्रक्चर क्लियर होना चाहिए। तो अगर प्रैक्टिस करेंगे तो स्ट्रक्चर क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आपको ये सारी इवोल्यूशन रटे रटाए होने चाहिए। अगर रटे रटाए नहीं है तो फिर आपने लक्ष्मीकांत अच्छे से नहीं पढ़ी है, या पढ़ी है तो कम से कम बेसिक फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आपके मेंस के सिलेबस में तो आपको रटा रटाया होना चाहिए, प्रीलिम्स के एंगल से भी और मेंस के भी एंगल से भी। और अगर आप कमेंट्स में डालेंगे तो मैं डिटेल वीडियो बना दूंगा। मैं तो इसमें तो काफी जल्दी मैं आपको बता दिया कि कैसे कैसे केस फ्लो किया गया था, लेकिन इस पर डिटेल वीडियो बना सकता हूँ। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो उससे पहले आप क्या है कि ये बेसिक स्ट्रक्चर पे भी सवाल था, तो अब बेसिक स्ट्रक्चर आप लक्ष्मीकांत पढ़ लीजिएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे वो 2016 का है कि व्हाट वाज हेल्ड इन कोयलो केस, कैन यू से दैट जुडिशियल रिव्यू इज ऑफ की इंपॉर्टेंस अमॉन्ग्स्ट द बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो जुडिशियल रिव्यू के बारे में, तो जुडिशियल रिव्यू, और उसके बाद जो अगला सवाल देखेंगे, जो तीसरा सवाल है, जुडिशियल एक्टिविज्म से भी थोड़ा रिलेटेड है। तो जुडिशियल रिव्यू और जुडिशियल एक्टिविज्म का जो लक्ष्मीकांत का जो 2 चैप्टर है उसको पढ़ लीजिएगा। जुडिशियल रिव्यू को मैं सिंपली इतने एक पन्ने में मैंने डाल दिया है। इसका डेफिनेशन क्या है? इट इज द पावर ऑफ द जुडिशरी टू एग्जामिन द कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव एक्शन ऑफ बोथ सेंटर एंड द स्टेट्स। नीड क्यों है? टू अपहोल्ड द सॉवरेनिटी, to uphold the supremacy of constitution, to maintain federal equilibrium और to protect the fundamental rights of citizens। और आर्टिकल्स कौन कौन गवर्न करता है ये आपको रटे रटाए होने चाहिए। 1332, 131 to 136, 143, 226 to 27। अब ये सब भी है, ये आप लक्ष्मीकांत में पढ़ सकते हैं। कौन कौन केसेस में ये जुडिशियल रिव्यू बताया गया है कि वो एक इंटीग्रल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। तो केशवानंद भारती, इंदिरा गांधी, माइनरवा मिल्स और कोयलो। और अब एग्जाम्पल देंगे कि अब जुडिशियल रिव्यू कैसे ये सब इंश्योर करता है सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो नजाक जो जजमेंट था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया था, 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को स्ट्राइक डाउन किया था। क्यों? क्योंकि एज पर द सुप्रीम कोर्ट इट इज अगेंस्ट सेपरेशन ऑफ पावर एंड इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी व्हिच आर बेसिक फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फंडामेंटल राइट कैसे प्रोटेक्ट करता है? जैसे जो आईटी एक्ट का सेक्शन 66A था उसको स्ट्राइक डाउन किया गया था श्रेया सिंगल केस में, बिकॉज इट इज गोइंग अगेंस्ट आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसका एग्जांपल हो गया। टू मेंटेन फेडरल इक्विलिब्रियम कैसे? तो पास्ट में आप देखेंगे बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट्स को गिराया गया था और वहां पे प्रेसिडेंट्स रूल लगाया गया था। तो फिर एसआर बोम्मई जजमेंट आया था और वो काफी स्टेट गवर्नमेंट्स को रिइंस्टेट किया था वापस, और एक जजमेंट दिया था एसआर बोम्मई जजमेंट की किस केस में प्रेसिडेंट्स रूल लगाया जा सकता है। तो जुडिशियल रिव्यू से ही ये फेडरल इक्विलिब्रियम मेंटेन हो पाया था। तो ये जुडिशियल रिव्यू का एक पन्ने का नोट्स बना दिया। अब जुडिशियल रिव्यू पे कुछ भी सवाल आएगा तो आप अच्छे से टैकल कर पाएंगे। अब देख लेते हैं ये सवाल को। तो ये सवाल कोयलो केस, जुडिशियल रिव्यू और बेसिक फीचर तीनों के बारे में है। तो आप बेसिक फीचर के बारे में अभी तक सब कुछ पता चल चुका है, मैंने जुडिशियल रिव्यू के बारे में बता दिया। कोयलो केस आपको पता चल चुका होगा।
जिस साल सवाल आया था तो उस बार डिफिकल्ट था, उसके बाद फर्दर फिर लक्ष्मीकांत में भी उसको अपडेट कर दिया गया। तो कोयलो केस में बोला यह गया था कि नाइन्थ शेड्यूल में बहुत सारे लॉज को रखा जाता है और वो इम्यून हो जाते हैं फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू। तो ये केस गया सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने आईआर कोयलो केस 2007 में ये बोला कि आप जो पार्लियामेंट क्या करती है, नाइन्थ शेड्यूल में बहुत सारे लॉज को रख देती है, दे बिकम इम्यून फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू। लेकिन ऐसा नहीं होगा। जो लॉज 24 अप्रैल 1973 के बाद रखे गए हैं वो इम्यून नहीं होंगे एंड जुडिशियल रिव्यू विल अप्लाई टू दोज लॉज, और जो पहले रखे गए उन पे नहीं अप्लाई होगा। तो ये था आईआर कोयलो जजमेंट। तो ये एक जजमेंट के बारे में सवाल है, तो इसको सिंपली इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में आपको ये जजमेंट लिख देना है। ये उस समय 12.5 मार्क्स का सवाल था, तो ये एक तरह से आप समझ लीजिए कि अ, ये 1/3 पार्ट है सवाल का। तो इसको आपने यहाँ पे डील कर लिया। उसके बाद है, कैन यू से दैट जुडिशियल रिव्यू इज वन ऑफ द की इंपॉर्टेंस इज ऑफ की इंपॉर्टेंस अमॉन्ग्स द बेसिक फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो अब बेसिक फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में जितने भी बेसिक फीचर्स हैं उसमें से जुडिशियल रिव्यू एक की इंपॉर्टेंस रखता है। क्या आप मानते हैं? डेफिनेटली रखता है, लेकिन आपको इलेबोरेट करना होगा। तो सबसे पहले आपको बेसिक फीचर्स के बारे में बताना होगा। तो तो उसमें आप बेसिक फीचर्स के बारे में भी आप बता सकते हैं। और बेसिक फीचर्स में फिर कौन कौन से फीचर्स आते हैं वो भी आपको बताना होगा। और फिर जुडिशियल रिव्यू को डिफाइन करना होगा। तो इसमें आप क्या क्या डाल सकते हैं पहले आप उसको देख लीजिए, फिर उसके बाद स्ट्रक्चरिंग कर पाएंगे। आप पहले स्ट्रक्चरिंग कर लेते हैं। तो व्हाट वाज हेल्ड इन कोयलो के सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन में डाल देंगे, कैन यू से दैट जुडिशियल रिव्यूज ऑफ की इंपॉर्टेंस अमंग्स द बेसिक फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, केशवानंद भारती जजमेंट, बेसिक स्ट्रक्चर का डॉक्ट्रिन के बारे में आपको थोड़ा लिखना होगा। उसके बाद क्या क्या बेसिक फीचर्स है तो उसको आप कॉमा कॉमा देते हुए 7-8 बेसिक फीचर्स लिख देंगे। फिर आपको बोलना होगा कि जुडिशियल रिव्यू में एक बेसिक फीचर है। जुडिशियल रिव्यू को आपको डिफाइन करना होगा। अब वो की इंपॉर्टेंस कब रखेगा? जब उसका एक सिग्निफिकेंट रोल होगा। उसका सिग्निफिकेंट रोल क्या है, उसका इंपॉर्टेंस क्या है, तो ऊपर में 3 पॉइंट मैंने बताए। उसको आप इलेबोरेट करेंगे फर्दर एग्जाम्पल्स के साथ, जैसे नजैक केस का स्ट्राइक डाउन होना या फिर एसआर बोम्मई जजमेंट आना। जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताया था ना कि आप होल्ड द सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैसे, तो आप बोल सकते हैं कि अच्छा 99 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट नजैक जो था वो स्ट्राइक डाउन किया गया था। क्यों किया गया था? बिकॉज इट इज गोइंग अगेंस्ट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेपरेशन ऑफ पावर्स एंड इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी आर बेसिक फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एज पर द सुप्रीम कोर्ट। फेडरल इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने के लिए जैसे एसआर बोम्मई जजमेंट था। फिर उसका टू प्रोटेक्ट द फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजंस, तो श्रेया सिंगल केस का एग्जांपल आप दे सकते हैं जो 66A को स्ट्राइक डाउन किया गया था 88 का, बिकॉज इट इज गोइंग अगेंस्ट आर्टिकल 19। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? सबसे पहले आप कोयलो जजमेंट के बारे में लिख दिए। उसके बाद फिर आप बेसिक फीचर, बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में लिखे। उसके बाद क्या क्या बेसिक स्ट्रक्चर्स में क्या क्या फीचर्स आते हैं वो लिखे। फिर उसमें एक जुडिशियल रिव्यू होता है, जुडिशियल रिव्यू को डिफाइन किए। किस किस आर्टिकल से वो फ्लो होता है वो आप उसको बताए। किस किस जजमेंट में बोला गया है कि जुडिशियल रिव्यू इज ऑफ की इंपॉर्टेंस, वो आप इन लिस्ट किए। उसका क्या इंपॉर्टेंस है जुडिशियल रिव्यू का वो आप बताए विथ एग्जाम्पल्स। और उसके बाद फाइनली कंक्लूड करेंगे। तो यहाँ मैंने आईआर कोयलो के केस के बारे में लिखा। उसके बाद फिर मैंने जुडिशियल रिव्यू को यहाँ डिफाइन कर दिया, किस किस आर्टिकल से फ्लो करता है वो मैंने बताया है। उसके बाद कौन कौन सा बेसिक फीचर है और जुडिशियल रिव्यू इज वन ऑफ देम। और जुडिशियल रिव्यू का क्या क्या इंपॉर्टेंस है और कुछ केस के साथ मैंने यहाँ पे बताया है। और फाइनली मैंने यहाँ पे इसको कंक्लूड किया है सारे केस जजमेंट्स को डाल के। तो कोयलो केस के बारे में लिख दिए, बेसिक फीचर्स डिफाइन किए, केशवानंद भारती केस कौन कौन से फीचर्स हैं, जुडिशियल रिव्यू डिफाइन किए, किस आर्टिकल से आता है, किस किस जजमेंट में कहा गया जुडिशियल रिव्यू इज ऑफ की इंपॉर्टेंस, वो क्यों है की इंपॉर्टेंस, वो तीनों पॉइंट्स यहाँ पे लिखे और एग्जांपल्स के साथ आप बताए। उसके बाद कंक्लूड किए। तो दैट इज दिस क्वेश्चन। अब यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ऊपर नीचे इसलिए किया हूँ कि यहाँ पे मैंने पहले क्या किया है, मैंने आयर कोयलो केस के बारे में लिखा है, फिर बताया है, एक एग्जांपल दे दिया है कि जुडिशियल रिव्यू कैसे की इंपॉर्टेंस रखता है। तो नहीं नहीं, यहाँ पे ये आयर कोयलो केस का मैंने इसी को एलेबोरेट किया 2 पैराग्राफ में। उसके बाद जुडिशियल रिव्यू मैंने डिफाइन किया है, जुडिशियल रिव्यू किस आर्टिकल के तहत फ्लो करता है वो मैंने फिर बताया है। फिर केशवानंद भारती जजमेंट और बहुत सारे बेसिक फीचर्स है, उसमें जुडिशियल रिव्यू एक है। उसके बाद उसका इंपॉर्टेंस बताया है।
उसके बाद मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए जैसे नजैक, श्रेया सिंगल केस, इसमें सर बोम्मई मिसिंग है। और उसके बाद फिर कोर्ट के जजमेंट्स के साथ मैंने फिर इसको कंक्लूड किया। अगर आप यहाँ पे जो नीड है उसी के साथ आप एग्जांपल्स देंगे ना, तो वो ज्यादा अच्छा लगेगा पढ़ने में। उसके अलावा फिर आप आते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन द जुडिशरी हैज प्लेड अ प्रोएक्टिव रोल इन ensuring India develops into a thriving democracy. In light of the above statement, evaluate the role played by the judicial activism in achieving the ideals of democracy. तो स्टार्टिंग फ्रॉम द बेसिक स्ट्रक्चर, तो इसमें सबसे पहले आपको बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में बताना है, फिर आपको जुडिशियल एक्टिविज्म डिफाइन करना है, फिर आपको बताना है कि जुडिशियल एक्टिविज्म कैसे आइडियल्स ऑफ डेमोक्रेसी को अचीव करने में हेल्प किया है, फिर आपको बताना होगा कि जुडिशियल एक्टिविज्म का एक कुछ क्रिटिकल पर्सपेक्टिव आपको देना होगा कि जिससे आपको लग जाए कि हाँ, एग्जामिनर को लग जाए कि जुडिशियल एक्टिविज्म ज्यादा होगा तो वो जुडिशियल ओवर रीच होगा, जिससे कुछ कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी। और फिर आपको एंड में कंक्लूड करना है कि कैसे सुप्रीम कोर्ट या फिर जुडिशरी एक्टिविज्म को ओवर रीच में कन्वर्ट ना करे, एक जुडिशियल रेस्ट्रेंट मेंटेन करे। तो फर्स्ट पार्ट में बेसिक स्ट्रक्चर डिफाइन है, उसके बाद फिर जुडिशियल एक्टिविज्म डिफाइन है, फिर जुडिशियल एक्टिविज्म का क्या क्या रोल है और कैसे इट हेल्प्स इन अचीविंग द आइडियल्स ऑफ डेमोक्रेसी, थोड़ा उल्टा हो गया, आइडियल्स ऑफ डेमोक्रेसी, वो सारे पॉइंट्स लिखे, फिर उसके बाद क्या इसका क्रिटिकल एस्पेक्ट लिखा, और फिर मैंने एंड में कंक्लूड किया कि कोर्ट्स नीड टू एक्सरसाइज जुडिशियल रेस्ट्रेंट सो दैट जुडिशियल एक्टिविज्म डोंट बिकम जुडिशियल ओवर रीच। जुडिशियल एक्टिविज्म के बारे में अगर कभी सवाल आता है तो वी आर कृष्ण अय्यर और पीएन भागवती को आप कोट कर सकते हैं, बिकॉज उन्हीं की वजह से इंडिया में आया था। अब केशवानंद भारती केस के बारे में और बेसिक फीचर के बारे में आप लिख सकते हैं। जुडिशियल एक्टिविज्म का डायरेक्टली डेफिनेशन मैंने लक्ष्मीकांत से लिफ्ट किया था, उसमें दे रखा था कि इट इज द प्रोएक्टिव रोल प्लेड बाय द जुडिशरी इन द प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एंड प्रमोशन ऑफ जस्टिस इन द सोसाइटी। इट इज द assertive रोल प्लेड बाय जुडिशरी टू फोर्स द अदर टू ऑर्गन्स टू डिस्चार्ज देयर कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज। अब ये कैसे रोल प्ले कर रहा है इन अचीविंग द आइडियल्स ऑफ डेमोक्रेसी, तो उसमें मैंने 7 पॉइंट लिखे। तो अब क्या क्या पॉइंट है, तो यहाँ पे आप आंसर जब ये पढ़ेंगे तो उसमें थोड़ा सा मैं इसमें फर्दर चेंज करना चाहूंगा। जब लिख रहा था तो थोड़े प्रायोरिटी वाले पॉइंट थोड़े पीछे चले गए। तो सबसे पहले आप देखिए कि इट हैज इंश्योर्ड इफेक्टिव एक्सेस टू जस्टिस टू पुअर एंड वल्नरेबल सेक्शंस थ्रू पीआईएल्स। दिस इज देयर इज एक्सपेंडेड कंसेप्ट ऑफ लोकस स्टैंडा इन पीआईएल्स। तो पीआईएल्स की वजह से क्या है कि गरीब लोगों को भी एक्सेस टू जस्टिस मिल पाया है। तो ये एक आइडियल ऑफ डेमोक्रेसी अचीव करने वाली ही बात हुई। उसके अलावा आप जितने भी मैंने दिए उसके साथ एग्जांपल्स दिए हैं कि कैसे अब इट हैज हेल्ड इन एक्सपेंडिंग इंडिविजुअल राइट। अब आर्टिकल 21 को एक्सपेंड किया गया एमसी मेहता केस में और बोला गया कि अब राइट टू क्लीन एनवायरनमेंट भी इंक्लूड होगा राइट टू लाइफ में। उसके अलावा इट हैज ट्राइड टू प्लग द एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव वैक्यूम। जब दिल्ली पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए कोई बॉडी नहीं थी तो सुप्रीम कोर्ट ने ईपीसीए बनाई। जब कंपेंसेटरी एफॉरेस्टेशन इंश्योर करने के लिए कोई बॉडी नहीं थी तो पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने कैंपा बनाया, बाद में एक्ट आया था। फिर जब सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस का कोई लॉ नहीं था, 2012 या 13 में जो लॉ आया था, तो उससे पहले विशाखा गाइडलाइंस थी जो सुप्रीम कोर्ट ने लाई थी। उसके अलावा इट हैज आल्सो इंश्योर्ड एक्टिव इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ टू इनहांस इट्स यूटिलिटी। फॉर एग्जांपल ऑलरेडी एक फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट था लेकिन फॉरेस्ट का डेफिनेशन पे वो थोड़ा ग्रे एरिया था, तो सुप्रीम कोर्ट ने डिफाइन किया फॉरेस्ट को गोदावरी जजमेंट में। सो देयर इज एक्टिव इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ टू इनहांस इट्स यूटिलिटी। अब इसमें जो फॉरेस्ट डिफाइन किया गया था, द डेफिनेशन ऑफ फॉरेस्ट विल बी द डिक्शनरी मीनिंग ऑफ फॉरेस्ट। उसके अलावा जो जुडिशियल रिव्यू के पॉइंट्स है वो सब भी यहाँ पे इंक्लूडेड ही रहेंगे। जैसे इट हेल्प्स इन इंश्योरिंग सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो उसमें अपना जैक केस को स्ट्राइक डाउन करना आप लिख सकते हैं। इट हेल्प्स इन प्रोटेक्टिंग फंडामेंटल राइट्स, जैसे श्रेया सिंगल केस को कोट कर सकते हैं। इट हैज हेल्ड इन मेंटेनिंग फेडरल इक्विलिब्रियम, तो उसमें एसआर बोम्मई को कोट कर सकते हैं। तो इसको फर्दर इलेबोरेट भी कर सकते हैं, मैंने काफी छोटा में लिखा है कि प्रेसिडेंट रोल के इम्पोजिशन से रिलेटेड था एसआर बोम्मई केस। उसके बाद आप लिख सकते हैं अब जुडिशियल एक्टिविज्म से हो क्या रहा है कि अब जुडिशरी पार्लियामेंट का रोल ले रहा है कि अब जुडिशियल लेजिस्लेशन पास कर रहा है। इट इज इंक्रोचिंग इनटू द डोमेन ऑफ लेजिस्लेचर। तो ये सेपरेशन ऑफ पावर के प्रिंसिपल, जो चेक्स एंड बैलेंस का जो प्रिंसिपल होता है सेपरेशन ऑफ पावर्स थ्योरी में, तो उसके अगेंस्ट जाता है। और ज्यादा पीआईएल्स जब सुप्रीम कोर्ट में फाइल होते हैं तो पीआईएल्स का मिसयूज भी हो रहा है, कोई पर्सनल इंटरेस्ट की वजह से फाइल कर रहा है और एक्स्ट्रा बर्डन भी पुट अप हो रहा है कोर्ट्स पे। ऑलरेडी काफी केसेस पेंडिंग है, तो ये सब दिक्कत भी है। तो इसलिए कंक्लूजन क्या होगा, कोर्ट्स नीड टू एक्सरसाइज जुडिशियल रेस्ट्रेंट सो दैट जुडिशियल एक्टिविज्म डोंट बिकम जुडिशियल ओवररीच। जुडिशरी शुड वर्क इन हार्मोनी विथ अदर ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। तो ये सारा 3 सवाल मैंने डिस्कस कर लिया। तो नेक्स्ट टॉपिक जो पॉलिटी में उठाऊंगा दैट विल बी अमेंडमेंट्स।
तो इसको और फर्दर कैसे इलेबोरेट कर सकते हैं कि मैंने इंट्रोडक्शन में क्या लिख सकते हैं, कंक्लूजन में क्या लिख सकते हैं, स्ट्रक्चरिंग कैसे कर सकते हैं, मेन मेन कंटेंट क्या मिस आउट नहीं होना चाहिए, वो सब कुछ मैंने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। तो ये 2 वीडियोस आप देख लेंगे, बेसिक स्ट्रक्चर पार्ट 1 और पार्ट 2। तो बेसिक स्ट्रक्चर पे आपका कुछ भी सवाल आएगा आप आसानी से टैकल कर लेंगे। इवन जुडिशियल रिव्यू या जुडिशियल एक्टिविज्म पे भी कोई सवाल भी आएगा तो आप उसको भी आप आसानी से टैकल कर लेंगे।